अध्याय 11 उनके आगमन से पहले। अपने लाउंजिंग रूम में जाने से पहले मैंने नहाने का फैसला किया क्योंकि मैं आज की अपनी पिछली ट्रेनिंग से अभी भी पसीने से लथपथ था। जब मैं महल के गलियारे से नीचे जा रहा था तो रास्ते में मेरी नज़र कुछ नौकरानियों और बटलरों पर पड़ी जो महल की दीवारों की सफाई कर रहे थे और अपने अपने काम कर रहे थे। हर कोई दो राजकुमारियों के आने से पहले अपनी तैयारियां पूरी करने की जल्दी में था। ईमानदारी से कहूँ तो भले ही मैं यहाँ कुछ हफ्ते से हूँ, फिर भी मुझे इस नई जीवनशैली के अभ्यस्त होने में अभी भी कुछ समय लगेगा। मैं 5 मिनट के अंदर बाथरूम की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा चमकीले नीले रंग का था और उसमें सुनहरे रंग का हैंडल था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आई वो थी बड़ा बाथ एरिया। बाथरूम का अंदरूनी हिस्सा इतना बड़ा था कि उसमें बहुत से लोग आ सकते थे और फिर भी आपके पास काफ़ी जगह होगी। जब मैं बाथटब के पास गया तो बाथटब के आकार को देखकर मेरी भौहें तन गईं। यह इतना बड़ा था कि इसमें अधिकतम 10 वयस्क बैठ सकते थे। स्नान क्षेत्र में 2 पीले रंग के पर्दे थे जिन पर एक सुंदर डिज़ाइन था। शौचालय सफ़ेद और सुनहरे रंग के एक सुंदर शेड के साथ मिश्रित था जो कमरे की रोशनी के साथ चमकता था, और यह किसी भी शौचालय से बहुत बड़ा था जो मैंने पहले कभी देखा था। बाथरूम में अच्छी तरह से बने पत्थर की टाइलें थीं जो छत तक जाती थीं और उन सभी पर एक सुंदर डिज़ाइन किया गया था। ये सब देखकर मैं खुद को आहें भरने से रोक नहीं पाया। बेशक मेरे पिछले घर का बाथरूम इतना शानदार नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। ये पहली बार किसी गरीब को किसी आलीशान होटल में ठहराने जैसा था। मैं एक बड़े शीशे के पास गया जिसमें मेरी पूरी छवि दिख रही थी। मैंने देखा कि मेरे बाल जगह से हट गए थे और मेरे शरीर के कुछ हिस्से कीचड़ से सने हुए थे, यहाँ तक कि मेरी शर्ट के कुछ हिस्से फटे हुए थे। ये तब हुआ होगा जब मैं जंगल में घूम रहा था। मेरी शर्ट कई बार किसी शाखा में फंस गई थी। मुझे महल में इस तरह घूमते हुए बुरा लग रहा था। मुझे यकीन है कि ये देखने में बहुत भद्दा लग रहा था। मैंने एक बार आह भरी और फिर धीरे से अपनी शर्ट और पैंट उतार दी और गर्म पानी से नहाने चला गया। मेरी पिछली दुनिया की तरह जहां हर कोई पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर था, इस दुनिया के लोग अपने रोजमर्रा के जीवन के कामों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से जादू पर निर्भर थे। स्नान में ऐसी कलाकृतियां थीं जो आपको अग्नि जादू से पानी गर्म करने की अनुमति देती थीं। ये बहुत गर्म है, मैंने शांत स्वर में कहा। जैसे ही मैंने स्नानघर में कदम रखा, ये कलाकृति चमकने लगी और पानी को गर्म करने लगी। अगर मैं अनुमान लगाऊं कि जिन लोगों में अग्नि का गुण है, वे इसका उपयोग कर सकते हैं। गर्म पानी मेरी त्वचा पर अच्छा लगा। जब मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैंने सोचा कि मुझे यह एहसास फिर कभी नहीं मिलेगा। मैंने आराम से सोचा, हालांकि इस दुनिया में गर्म पानी से नहाना इतना आम नहीं है, लेकिन ये कुछ देशों में उपलब्ध है। बेशक ये केवल राजघरानों और कुलीन वर्ग के लोगों के लिए ही सुलभ है, इसलिए आम लोगों को ऐसी विलासिता का आनंद नहीं मिलता। मैंने बाथटब के किनारे रखे साबुनों को देखा। वहां ठोस साबुन की कई किस्में थीं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी खुशबू और शरीर पर प्रभाव था। बेशक वे उपयोगकर्ता की त्वचा के प्रकार के आधार पर बेहतर काम करते हैं। फिर मैंने नारंगी साबुन लिया जो एक चांदी के कंटेनर में रखा था। मुझे लगा कि यह मेरी त्वचा के प्रकार के लिए सबसे उपयुक्त है। इसकी खुशबू बहुत मीठी थी जो मेरी नाक को गुदगुदाती थी और यह फिसलन भरा था। फिर मैंने अपने बालों को धोना शुरू किया जो कीचड़ से थोड़े दागदार थे। फिर साबुन की वजह से मेरे बालों के कुछ हिस्से धीरे धीरे अपने प्राकृतिक रंग में वापस आ गए। बाथटब के बगल में एक खुली खिड़की थी, इसलिए रात की ठंडी हवा अंदर आ रही थी जिससे मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से थोड़े ठंडे हो रहे थे। कुछ ही देर में मेरे काले बाल पूरी तरह से साफ हो गए थे। फिर मैंने अपने शरीर के बाकी हिस्सों को धोना शुरू किया क्योंकि मैं अभी भी पसीने से लथपथ था। कुछ ही देर में मेरे शरीर से एक अच्छी खुशबू आने लगी। फिर मैंने एक तौलिया उठाया जो रैक पर रखा था और नए कपड़े पहनने से पहले अपने बालों को सुखाया। मैंने जो कपड़े चुने हैं वे सिर्फ एक सादी सफ़ेद शर्ट और एक नीली शॉर्ट्स हैं। मुझे कुछ भी भारी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आराम कक्ष में वापस जाते समय मैंने देखा कि स्कारलेट दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट का भाव था, जैसे वह सोच रही हो कि मेरा दरवाजा खटखटाए या नहीं। ओम राजकुमारी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं उत्सुकता से अपना सिर हिलाते हुए पीछे से उससे पूछता हूँ। वाह एचहारू, तो कृपया मुझे इस तरह मत डराओ, उसने शर्मिंदगी से अपना हाथ तेजी से हिलाते हुए कहा। हाँ, आपको चौंकाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, ईमानदारी से कहूँ तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने आसपास के माहौल पर अधिक ध्यान देना चाहिए था, उसने लाल चेहरे से कहा।
मुझे लगता है कि विषय को थोड़ा बदलना सबसे अच्छा है, ताकि उसे शर्मिंदगी से बचाया जा सके। मैंने सोचा, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए राजकुमारी स्कारलेट? मैंने विषय बदलते हुए कहा, ये तय करना बेहतर होगा कि बातचीत को बेहतर दिशा में ले जाया जाए। इक्वल्स अंतर्वस्तु। अच्छा, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि शायद हम थोड़ी देर बात कर सकें। उसने अजीब तरह से नीचे देखते हुए कहा, जरूर, रात के खाने तक मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मुझे मुक्त हो जाना चाहिए। अंधेरा, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मैं खुश हूँ। सिटिंग, तो फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कि हम कभी भी मेरे कमरे में आ सकते हैं। रुको, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। क्या मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए बिना किसी परिचारिका के राजकुमारी के कमरे में प्रवेश करना ठीक रहेगा? मैं थोड़ा चिंतित होकर पूछता हूँ। अविवाहित पुरुष और अविवाहित राजकुमारी का एक खाली कमरे में अकेले रहना एक बुरा विचार होगा। जबकि अगर हमारे साथ कोई परिचारिका हो तो ये ठीक था, लेकिन बिना किसी परिचारिका के राजकुमारी के कमरे में रहना अच्छा विचार नहीं होगा। बेशक, जब आप संभावित जोखिम को देखते हैं, तो अगर किसी राजकुमारी पर हमला किया जाता है तो निश्चित रूप से उसे फांसी दी जाएगी। इस वजह से आमतौर पर राजघराने और कुलीन वर्ग हर समय कड़ी सुरक्षा में रहते हैं, खासकर जब शाही महल में हों। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आश्चर्य है कि वह मुझ पर इतना भरोसा कर सकती है, जबकि हमारी पहली मुलाकात को अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। हालांकि राजकुमारी स्कारलेट पर यौन हमला करने में मेरी कोई गंशा या रुचि नहीं है। मुझे उसकी नासमझी की चिंता है। अगर वह मेरे अलावा कोई और होता तो मुझे नहीं पता कि क्या होता। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं करोगे हारुतो। अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं तुमसे पूछता ही नहीं। उसने मेरी चिंताओं को समझते हुए कहा, स्कारलेट एक राजकुमारी है, इसलिए मुझे लगता है कि वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बहुत सतर्क है। उसे विभिन्न व्यक्तियों से निपटने का अनुभव है। मुझे लगता है कि उसे किसी अजनबी के साथ कमरे में रहना भी अजीब लगता है, इसलिए वह शायद किसी को भी आमंत्रित नहीं करेगी। ये जानकर मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ कम से कम एक गार्ड तो हो। मैंने चेहरे पर तनावपूर्ण मुस्कान बनाए रखते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, तो फिर हम छत पर क्यों न चलें? मैं पहले कभी छत पर नहीं गया था। बेशक शाही महल में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ केवल शाही परिवार ही जा सकता है, लेकिन स्कारलेट के साथ यह ठीक होना चाहिए। छत ठीक लग रही है, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा। अकेले महिलाओं के कमरे जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मुझे खुशी है कि हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहां कम से कम कुछ गार्ड तो हों। ठीक है, चलिए चलते हैं। इस प्रकार हम दोनों छत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। दरवाजे के दोनों तरफ 2 पहरेदार तैनात थे, चमकीले लाल और सफ़ेद रंग की वर्दी पहने हुए जो स्टाइलिश लग रही थी। दोनों ने अपनी कमर पर उच्च गुणवत्ता वाली तलवारें रखी हुई थीं। जब उन्होंने राजकुमारी स्कारलेट को देखा तो दोनों ने एक तरफ कदम बढ़ाने से पहले हल्का सा झुककर प्रणाम किया। जब हम छत पर पहुंचे तो मुझे अपनी त्वचा पर ठंडी रात की हवाएं महसूस हो रही थीं। ताज़ी हवा में सांस लेना अच्छा लग रहा था। आसमान बादलों से रहित था और बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे थे। हमारे पीछे के दरवाजे पर 2 गार्ड पहरा दे रहे थे। ये जानकर मुझे थोड़ी शांति मिली। छत के दूर कोने में पहले से ही आलीशान कुर्सियां और मेजें रखी हुई थीं। ठीक है, चलो चलें। हाँ, राजकुमारी तुम्हारे बाद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ ही हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए। अब मैं स्कारलेट के सामने था जिसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। उसे इस तरह करीब से देखकर मुझे एक बार फिर याद आया कि वह कितनी खूबसूरत थी। रुको, मैं अचानक इस बारे में क्यों सोचने लगा। कोष्टक, मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आज रात स्कारलेट ने एक पतली ग्रे ड्रेस पहनी हुई थी जो रात की हवा के साथ आसानी से नाच रही थी। उसके लाल बाल चिकने और चमकदार थे और उसकी कमर तक नीचे तक आ रहे थे, जो उसके पहले से ही आकर्षक रूप को और भी बढ़ा रहे थे। रात की हवा के कारण उसकी मीठी खुशबू और भी तीव्र हो रही थी। हारुतो, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा सचमुच लाल हो गया है, उसने सिर झुकाते हुए कहा, चिंतित चेहरे के साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी समय हो गया जब मुझे लेडी स्कारलेट से अकेले में बात करने का मौका मिला था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, मैं समझ गया, लेकिन क्या यह अजीब नहीं है? मेरा मतलब है कि हम दोनों एक साथ राजधानी गए थे, है ना? खैर, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे उस पल का आनंद लेने का मौका कभी नहीं मिला, क्योंकि बीच में ही हमारी बातचीत बाधित हो गई थी।
आप जानते हैं, उस क्षण को याद करते हुए मैंने कहा कि यह निश्चित रूप से एक सुखद स्मृति नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह याद रखने लायक है। हाँ, इस बारे में सोचना सचमुच डरावना था। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट ने धीरे से फुसफुसाया। तुमने कुछ कहा? मैं थोड़ा उलझन में पड़कर पूछता हूँ। नहीं, इसकी चिंता मत करो, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। तो हारुतो, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? रेन ने कहा कि तुम घंटों बाहर रहे। क्या मैं मान सकता हूँ कि तुम्हें अच्छे परिणाम मिले? ओह, अनुप्रयोग, ठीक है, मुझे लगता आप ऐसा कह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने कितना विनाश किया था। वैसे भी तारे सुंदर हैं, है ना? मैंने अपनी नज़र तारों वाले आसमान की ओर घुमाते हुए कहा। सैकड़ों नहीं हजारों तारे साफ दिखाई दे रहे थे। वतनबे के पूरे राज्य को नीचे देखते हुए मैं रोशनी की छोटी छोटी गेंदें देख सकता था जो अंधेरी और नीरस सड़कों को रोशन कर रही थी। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ स्ट्रीट लाइट्स के स्थान पर प्रकाश की इस गेंद का उपयोग किया जाना चाहिए। जादू वास्तव में अद्भुत है, मैंने सोचा। स्कारलेट भी अपनी नज़र ऊपर खुले आसमान में चमकते सितारों की ओर घुमाती है। उसकी लाल आंखों में कई अलग अलग सितारे झलकते हुए दिखाई देते हैं। ये खूबसूरत है, वह धीरे से बुदबुदाए। उसकी यह बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। आप जानते हैं कि जब मैं घर पर होता था तो मैं अक्सर तारों को देखता था। उद्धरण चिन्ह। मैंने अपने घर पर अकेले बिताए समय को याद करते हुए कहा। क्या ऐसा है? सोचने पर मैंने कभी भी आपको ये कहते नहीं सुना कि हमसे मिलने से पहले आपने अपना जीवन कैसे जिया है। स्कारलेट ने स्पष्ट रूप से विषय में रुचि लेते हुए कहा। सच में, मैंने इसके बारे में पहले कभी कुछ नहीं कहा। मैंने थोड़ा आश्चर्य से कहा। वैसे, जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तो मैं सतर्क था। मुझे गहरी चिंता थी कि अगर मैंने कहा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ तो इस दुनिया के निवासी मुझे पागल समझेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि एक मौका है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया होगा। मेरा मतलब है कि वे दूसरी दुनिया से नायकों को बुला सकते हैं, इसलिए उन्हें अन्य दुनिया के अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए। नहीं, जब हम पहली बार मिले थे तब से मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, अगर आप बुरा न माने तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको थोड़ा बताऊं कि मैंने अब तक अपना जीवन कैसे बिताया? बेशक, मैं सचमुच उत्सुक हूँ, उसने उत्साह से कहा। ईमानदारी से कहूँ तो उस समय मेरी जिंदगी उतनी दिलचस्प नहीं थी, बल्कि अगर साफ साफ कहूँ तो थोड़ी उबाऊ थी। देखिए, मेरा जन्म एक मेहनती परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए मुझे उनके साथ ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। मैंने थोड़ा उदास होकर कहा। स्कारलेट चुपचाप अपनी सीट पर बैठी हुई मेरी अभिव्यक्ति को देख रही थी। इस कारण से मेरे पास उनके साथ एक परिवार के रूप में ज्यादा यादें नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे जो कुछ भी याद है वह सिर्फ तब की बात है जब मैं छोटा बच्चा था, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ कि यदि यह आपके लिए बहुत कठिन है तो आपको इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, स्कारलेट ने भारी माहौल को पढ़ते हुए कहा। नहीं, ये ठीक है, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे आश्वस्त करने के लिए कहा। फिर मैंने उसे अमेरिका में अपने जीवन का एक छोटा सा सारांश दिया। मैंने उसे जो कुछ भी बताया वह सिर्फ मेरी रोज़मर्रा की जिंदगी थी। उस समय मेरे बारे में वास्तव में कुछ भी दिलचस्प नहीं था। ये कहानी सुनकर कोई भी सामान्य व्यक्ति सो जाएगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वह मेरी बताई गई हर बात में बहुत दिलचस्पी लेती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वह थोड़ी उलझन में है क्योंकि कभी कभी वह मेरे बोलने पर हैरान चेहरा बनाती है, लेकिन उसने एक बार भी मुझे बीच में नहीं रोका। शायद वह मेरे समाप्त होने तक अपने प्रश्न छोड़ रही है। और मेरी ओर से बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। मैंने अपनी पिछली दुनिया में अपनी जिंदगी की कहानियां समेटते हुए कहा। मुझे बस कुछ ही मिनट लगे क्योंकि मैंने उसे सिर्फ अपने शौक और स्कूल में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताया था। मैं समझ गया। क्या ये पूछना ठीक रहेगा कि वह कौन सा देश है? आपने अभी जो कहा उसके आधार पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह कोई ऐसा देश है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना हो, उसने थोड़ा उलझन में कहा। खैर, यह एक विदेशी देश है, ये बहुत दूर है, तुम्हें पता है, मैंने अजीब तरह से नजरें फेरते हुए कहा। ओह, क्या यह ऐसा है? शायद वह पड़ोसी राज्यों में से एक से है। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो शायद ये दुनिया के दक्षिणी भागों में स्थित बोनसाई का राज्य है। उनके रीति रिवाज उनके द्वारा बताए गए रीति रिवाजों से मेल खाते हैं।
वह मेरे चेहरे को गहराई से अविश्वास से देखते हुए सोचने लगी। हाँ, मैंने नीचे देखते हुए कहा। स्कारलेट ने विषय बदलने से पहले कुछ क्षण तक मेरी ओर देखा। खैर, मुझे सचमुच खेद है कि तुम अपने माता पिता के साथ अधिक समय नहीं बिता सके। उद्धरण चिन्ह। उसने दुखी चेहरे से कहा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी थोड़ा मेहनती था, इसलिए सब ठीक था। मेरे माता पिता सिर्फ इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि वे मुझे एक बेहतर जीवन देना चाहते थे, इसलिए मैं वास्तव में ठीक हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वाह हारुतो, तुम सचमुच परिपक्व हो, है न? स्कारलेट ने कहा, थोड़ा प्रभावित। तुम सच में ऐसा लगता है। बेशक, आपकी उम्र के बहुत से लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके माता पिता हमेशा काम पर रहते हैं। इसके अलावा आप भी ईमानदारी से अच्छे परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। काश मैं भी आपकी तरह मेहनती होता, स्कारलेट ने नर्म लहजे में कहा। उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसकी बातों से मेरा चेहरा कड़वा हो गया था। मैं अपने माता पिता की तरह दूसरों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता था। हालांकि अब मेरे पास ऐसे सपने नहीं हैं। बेशक वह एक भोले भाले लड़के के सपने से ज्यादा कुछ नहीं था जो वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। वास्तविकता उस काल्पनिक दुनिया से बिल्कुल अलग थी जिस पर मैं तब विश्वास करता था। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि तुम्हारा कम से कम एक दोस्त तो होगा ही, है ना? उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा। हाँ, सच कहूँ तो मैं कभी भी दोस्त बनाने में इतना अच्छा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। मैंने अजीब ढंग से कहा। क्या ऐसा है? उसने संदेह से कहा। स्कारलेट ने मेरी तरफ चिंतन की नज़र से देखा, हालांकि उसने विषय बदलते समय कोई और जवाब नहीं मांगा। मुझे राहत महसूस हुई कि अगर मैं ये बताऊं कि मैं कोई दोस्त क्यों नहीं बना पाया तो ये शर्मनाक होगा। इसका कारण यह है कि मुझे लगता है कि मैं एक तरह से असामाजिक हूँ, लेकिन मैं इसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहता। वैसे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं? शायद मैं अभी अपनी पिछली दुनिया में हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता कि घर कैसे लौटना है। मैं यहाँ कई सप्ताह से हूँ और मैंने कोई प्रगति नहीं की है। इसी गति से तो मैं अपना पूरा जीवन यहीं बिता दूंगा। मैंने अंदर ही अंदर आह भरते हुए सोचा। दुर्भाग्यवश मैं उन्हें खोजने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं इस राज्य को छोड़ने के बाद अंततः उन्हें ढूंढ लूंगा। मुझे यकीन है कि वे पड़ोसी राज्यों में होंगे। मैंने तनावपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। मैं उसे यह नहीं बता सकता कि मुझे बुलाया गया है, कम से कम अभी तो नहीं। जबकि मैं स्कारलेट पर भरोसा करना चाहता हूँ, मैं उसे आंख मूंदकर सब कुछ नहीं बता सकता। हालांकि मुझे उससे झूठ बोलना दर्दनाक लगा। अच्छा ऐसा है, उसने मुझे घूरते हुए कहा। ऐसा लगता है कि वह सचमुच जानना चाहती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। मुझे और जानकारी चाहिए। किसी मामले में लेडी स्कारलेट के बहुत सारे दोस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा थोड़ा प्रभावित। खैर, मुझे लगता है मेरे पास कुछ हैं। उसने नीचे देखते हुए कहा। ओह, एक राजकुमारी के रूप में मुझे यकीन है कि आपके अधिकांश दोस्त उच्च स्थिति में हैं। उद्धरण चिन्ह। हमारे लिए ये स्वाभाविक है कि कुलीन लोग हमारे सहयोगी हैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि अचानक उसकी मुस्कान धुंधली हो गई क्योंकि उसने उदास होकर अपना सिर मेज पर टिका लिया। ऐसा लगता है कि वह अभी भी अपनी सहेली सुबीना की स्थिति के कारण थोड़ा उदास महसूस कर रही है। काश मैं कुछ कर पाती, लेकिन यह असंभव लगता है। मुझे अज्ञात अभिशाप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैं वास्तव में इसमें शामिल नहीं होना चाहती। ये परेशानी भरा लगता है। मैंने सोचा, ये बातचीत गलत दिशा में जा रही प्रतीत होती है। राजकुमारी स्कारलेट आए। हारुतो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? उद्धरण चिन्ह। मैं विषय को कुछ सुखद विषय पर ले जाने वाला था, तभी स्कारलेट ने अचानक चिंतित चेहरा बनाकर मेरी बात बीच में ही रोक दी। ऐसा लगता है कि जब हम बात कर रहे थे तो उसने नोटिस किया कि मेरा हाथ कुछ समय से कांप रहा है। बेशक रात की हवा ताज़ा थी, लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि आज रात ठंड थी। ऐसा लगता है, हालांकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है कि यह थोड़ा ठंडा है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इसकी चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अग्नि की मां, मेरे आसपास के फ्लेयर बॉल में गर्मी लाओ। फिर स्कारलेट की फैली हुई बांह के सामने एक छोटा सा जादुई घेरा बन गया। फिर स्कारलेट की हथेली में आग का एक छोटा सा गोला बन गया। ठंडी हवा धीरे धीरे थोड़ी गर्म हो गई। आग की लपटें सिर्फ एक कम स्तर का जादू था, फिर भी इसने इतनी गर्मी दी। ये निश्चित
रूप से दर्शाता है कि स्कारलेट को अपनी जादुई शक्ति पर पूरा नियंत्रण है। तुम्हारी ज्वाला बहुत प्रभावशाली है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? इसकी तुलना मेरी बहन हिनाता से नहीं की जा सकती, स्कारलेट ने उलझन भरी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लगता है कि कुछ बहनों के बीच कुछ उलझनें हैं। मुझे लगता है कि हर परिवार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं उसकी बड़ी बहन हिनाता के बारे में और अधिक पूछना चाहूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस विषय पर बात करना वर्जित था। मैंने कमरे को पढ़ते हुए सोचा, शाही परिवार में सभी में से उसके पास सबसे अधिक जादुई शक्ति है। इस राज्य के लोग उसे बचपन से ही एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में देखते आए हैं। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, स्कारलेट ने अचानक कहा। मैं समझती हूं कि मूलतः तुम कभी भी उसके मुकाबले में नहीं थे, चाहे तुम उसके साथ किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा करो। मैं इकलौती संतान हूं, इसलिए मुझे भाई बहनों के बीच होने वाले झगड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ओह, कम से कम एक बात तो ऐसी है जिसमें राजकुमारी स्कारलेट राजकुमारी हिनाता से बेहतर है न? मैंने उदास माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि वह हर चीज में मुझसे बेहतर है। उद्धरण चिन्ह, स्कारलेट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह मेरी मंशा को स्पष्ट रूप से समझ रही है। ऐसा कहा जाता था कि अग्नि देवी का रक्त उसके शरीर में बहुत अधिक शक्तिशाली है। उसने उदास चेहरे से कहा। अग्नि देवी? हाँ, अग्नि देवी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही हम मनुष्यों को अग्नि को नियंत्रित करने की शक्ति दी है। बेशक अन्य तत्वों के भी अपने अपने देवता हैं। हम मनुष्य तत्व देवताओं की पूजा करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया का भी अपना धर्म होगा। मैंने सोचा, अग्नि के देवता ने ही वतनवे साम्राज्य की स्थापना की थी। उद्धरण चिन्ह, स्कारलेट ने अपनी आवाज में थोड़ा गर्व भरकर कहा। मैं समझता हूँ, तो क्या इसीलिए शाही परिवार अग्नि जादू में विशेषज्ञ था? मैंने उत्सुकता से पूछा। हाँ, हम उनके वंशज हैं, स्कारलेट ने अपनी भरी हुई छाती को फुलाते हुए कहा। हाँ, मैं समझ गया। उसके पास अभी भी नियंत्रण का इतना मजबूत स्तर है, उसे कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं माना जा रहा है। राजकुमारी हिनाता का स्तर देखना भयावह होगा। हम दोनों ने कुछ देर तक बातचीत जारी रखी। कुछ ही देर में गार्ड ने धीरे से छत का दरवाजा खोला। तभी छोटे सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत नौकरानी अपनी हमेशा की तरह शांत मुद्रा में प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। शुभ रात्रि राजकुमारी स्कारलेट, और आपको भी सर सातो। आज रात के खाने की तैयारियां हो चुकी हैं। महाराज और रानी दोनों ही आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, उसने अपना सिर सुरुचिपूर्ण ढंग से झुकाते हुए कहा। ओह, हम अपनी बातचीत में इतना आनंद ले रहे हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चला, है न? हाँ राजकुमारी, मुझे आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया। हम दोनों मुस्कुराते हुए छत से जाने के लिए तैयार हो रहे थे। एनोश महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अल्बर्टा राज्य की सीमा के पास स्थित भूमि पर हरियाली का एक विशाल जंगल फैला हुआ था। जंगल के अंत में एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला स्थित थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर थी। पहाड़ के दाईं ओर स्थित एक सुंदर मानव निर्मित गुफा थी, जिसमें पुराने पत्थर की नक्काशी थी। गुफा को जमीन से कुछ मीटर ऊपर बनाया गया था। गुफा के प्रवेश द्वार से ठीक पहले एक पुरानी सीढ़ी थी। इससे नीचे जंगल का नजारा दिखता था। सीढ़ी बड़े पेड़ों के पीछे छिपी हुई थी, जो प्रवेश द्वार के दृश्य को अवरुद्ध करते थे। एक अकेला आदमी सीढ़ी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत सावधान था जो पीछे से उसकी जासूसी कर सकता था। वह धीरे धीरे अपने सिर को घुमाकर अपने आसपास का नजारा देखता था ताकि कोई उसका पीछा कर सके। हालांकि जंगल में अंधेरा था और पेड़ उसके सामने का रास्ता रोक रहे थे। यहाँ तक कि जब उसने जादू के जरिए अपनी दृष्टि बढ़ाई थी, तब भी उसे केवल विशाल पेड़ और शुद्ध अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। हालांकि धुंधले जंगल को रोशन करने के लिए जादू का इस्तेमाल करना संभव था, लेकिन हो सकता है कि उसके जादू से कोई नजदीकी व्यक्ति सतर्क हो जाए। कोई और विकल्प न होने पर उसने अपनी सुनने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ सुना जा सका वह सिर्फ आसपास छिपे राक्षसों की चीखें थीं। फिर वह बिना आवाज किए सीढ़ी पर चढ़ गया। गुफा के अंदर जमीन सूखी थी और छत की नर्म मिट्टी से रेत की मजबूत बूंदें गिरती हुई सुनाई दे रही थी। गुफा की छत कठोर धूसर पत्थरों से भरी हुई थी, जो सदियों से वहां पड़े हुए प्रतीत होते थे। गुफा में अंतहीन छेद थे, इस हद तक कि किसी भी नए व्यक्ति के लिए उसमें से गुजरना मुश्किल होगा। अरौंदी अरौंदी रौंदो, हल्के कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी। गुफा इतनी शांत थी कि आदमी आसानी से अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था।
एक अकेला आदमी गुफा के अंदर एक संकरी जगह से नीचे की ओर चल रहा था। वह एक युवा सुंदर आदमी था जो अपनी उम्र के मध्य 30वें दशक में था। उस आदमी के बाल चिकने गहरे हरे रंग के थे और उसकी आंखें जैड रंग की थीं। उसकी त्वचा का रंग थोड़ा गहरा था। उसने एक सुंदर सफ़ेद सूट पहना हुआ था जो एक कुलीन व्यक्ति की छवि दे रहा था। वह आदमी अपनी साफ सुथरी आंखों को तानकर अंधेरे और ध्वनिहीन गुफा से गुजर रहा था। एकमात्र रोशनी जो उसे रोशन कर रही थी वह थी चांद की प्राकृतिक रोशनी जो छत के छेदों से चमक रही थी। जब वह गुफा के अंदर आगे बढ़ गया तो अंततः वह रुक गया। एलिस्टर, तुम कमीने, यहाँ से निकल जाओ! आदमी अचानक चिल्लाया। वह एक छाया के सामने खड़ा था जो उसके सामने दीवार से छिपी हुई थी। चूंकि वहां बहुत अंधेरा था इसलिए छाया को देखना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखें आसानी से बता सकती थीं कि वहां एक बेमेल छाया थी। दीवार पर चिपकी हुई परछाई अचानक अपने आप हिलने लगी और एक इंसान की शक्ल ले ली। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसने जो कपड़े पहने थे उनसे उसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था। हाँ, जैसी कि छाया के शिकारी से उम्मीद थी। ऐसा लगता है कि इन शांतिपूर्ण समय में भी आपके कौशल अभी भी सुस्त नहीं हुए हैं। मेरे कौशल अभी भी आपके कौशल की तुलना में नहीं हैं, एलिस्टर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह आदमी मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक शिकन थी। वह एलिस्टर के लापरवाह रवैये से बेहद परेशान था। मुझे नहीं लगता कि इसमें हंसने वाली कोई बात है। आप तो जानते ही हैं कि अधिकांश राष्ट्र इस बात को लेकर हाई अलर्ट पर हैं कि एक बार फिर से दुनिया में राक्षसों ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है न? आदमी ने चेहरे पर शिकन बनाए रखते हुए कहा। ओह, इतना बुरा चेहरा मत बनाओ। बेशक मुझे पता है कि जब मैंने वतनबे में उससे सामना किया था तो उस बदमाश ने राज्य को सतर्क कर दिया होगा, एलिस्टर ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसने उसी समय इस नतीजे की उम्मीद कर ली थी जब उसने पवन उपयोगकर्ता को बताया था कि वह एक राक्षस है, इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ओह, तो तुम्हें पता है, क्या तुम हमें ये बताना चाहते हो कि तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा मिशन दूसरी राजकुमारी का अपहरण करना था, लेकिन न केवल तुम उसमें विफल रहे, बल्कि तुमने राज्य को भी हमारे प्रति अधिक सतर्क बना दिया। आदमी ने कहा कि जादुई शक्ति का एक झोंका उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया है, मानो वह अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। शांत हो जाओ। अगर हम अचानक कोई कदम नहीं उठाते हैं तो वे ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम स्वतंत्र हैं। हालांकि यहाँ से आगे स्वतंत्र रूप से घूमना बहुत कष्टदायक होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अब हमारा उद्देश्य खत्म हो गया है न? एलिस्टर ने अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाते हुए कहा। उसके लंबे सफ़ेद बाल जो कपड़े के पीछे छिपे हुए थे उसकी पीठ पर आ गए। अब उसके चेहरे से कपड़ा हट जाने के बाद वह आदमी अब एलिस्टर का पूरा चेहरा आसानी से देख सकता था। उसकी गहरी लाल आंखें थीं जो खून के रंग से मेल खाती थीं। उसकी त्वचा का रंग गहरा था और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान देखी जा सकती थी। हालांकि हमारा उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये केवल समय की बात है। यदि राज्यों ने उन परेशान करने वाले नायकों को बुलाने का फैसला किया तो चीजें वास्तव में जटिल हो जाएंगी। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, उस आदमी ने एलिस्टर को घूरते हुए अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। बेशक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन नायकों की शक्ति को कम करके आंका और इसी कारण हम 300 साल पहले युद्ध हार गए। एलिस्टर ने अपना लापरवाह रवैया बनाए रखते हुए कहा। तो आप ये जानते हैं और फिर भी आप में खिलवाड़ करने का धैर्य है? आदमी की भौहें गहरी हो जाती हैं। हे, यहाँ से चीजें थोड़ी मुश्किल होने वाली हैं, लेकिन कम से कम यह मनोरंजक तो होगी, क्या आपको नहीं लगता? ऐसी मूर्खता का मनोरंजन। आदमी ने अपना दाहिना पैर जमीन पर जोर से पटकते हुए कहा। फिर जमीन हिलने लगी और छत से धूल गिरने लगी। गंदगी एलिस्टर के साफ कपड़ों पर बिखर गई। क्या किसी सबसे बड़े राज्य के प्रशासन को वैसे भी कार्य करना चाहिए? एलिस्टर ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लाते हुए कहा, अपने कपड़ों पर लगी गंदगी को नजरअंदाज करते हुए। क्या आप जानते हैं कि मुझे अपनी वर्तमान नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? उसने चिढ़कर कहा। हाँ, जैसे कि मुझे पता होगा। वैसे भी आपने मुझे अलबटा राज्य में चल रही किसी भी बात के बारे में कभी नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। एलिस्टर ने चिंतनपूर्ण नजर से कहा, और मैं तुम्हें राज्य के अंदर के मामले के बारे में क्यों बताऊं? ऐसा नहीं है कि तुम जैसों को इसकी परवाह भी है न? वह अपना सिर झुकाकर पूछता है। आप सही कह रहे हैं कि मुझे ऐसी चीजों की कोई परवाह नहीं है, उन्होंने अतिशयोक्ति से अपने कंधे उचकाते हुए कहा। खैर, अलबटा राज्य ने अब होने जा रही हैं।
आधिकारिक तौर पर घिरे हुए राज्यों के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं। आगे चीजें दिलचस्प, उसने हल्के से आनंद के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो दिलचस्पी दिखा रही थी। क्या ऐसा है? क्या इसका असर सभी राज्यों पर नहीं पड़ेगा? अगर मुझे सही से याद है तो अल्बर्टा राज्य सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली राज्य है, तो क्या इसे अन्य राज्य भी खत्म नहीं हो जाएंगे? एलिस्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आसपास के राज्यों में अब शांति है। क्या ये राज्यों के भीतर हलचल पैदा करने का सबसे अच्छा समय नहीं है? क्या ऐसा है? आप कब तक अपनी पहचान गुप्त रखेंगे? एलिस्टर ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, मुझे अभी खुद को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत जल्दी है, इसलिए मैं फिलहाल छाया में काम करूंगा। दूसरी ओर, आप आसपास के राज्यों पर काम करना जारी रखें। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप कम से कम पड़ोसी देशों में से किसी एक को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकें। आदमी ने कहा और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। तो अब यहाँ से कामकाज और भी व्यस्त हो जाएगा, है न? एलिस्टर ने बादल रहित आकाश की ओर देखते हुए कहा। रात के आकाश में बिना आवाज के मंडराते चांद को देखते हुए। इसके साथ ही दोनों ने अपनी चर्चा समाप्त कर ली और अपने अपने रास्ते चले गए। अध्याय 12 आगमन का दिन। 3 दिन बीत गए। अब वह दिन आ गया था जब राजकुमारियां वापस लौट रही थीं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। आज रात से उनकी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए भोज शुरू होने वाला था। सूर्योदय ने खुले आसमान को रोशन कर दिया। वतनवे राज्य में उत्साह का माहौल था। दोनों राजकुमारियों के लौटने की खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। बहुत से नागरिक उनकी वापसी को लेकर उत्साहित थे। ये भोज शाही महल के अंदर आयोजित किया गया था, जहां केवल सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति थी। खुली खिड़की से पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। बाहर लोगों की तरह तरह की आवाजें भी आ रही थीं, क्योंकि राजकुमारियां कुछ ही घंटों में आने वाली थीं। मैं अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था और अभी भी गहरी नींद में था। खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मेरे पैर जम गए थे। मैंने ठंड से बचने के लिए अपने शरीर को धीरे से गर्म कंबल से लपेट लिया। हालांकि ठंडी हवा मुझे मेरी आधी नींद से जगाने के लिए पर्याप्त थी, जिसके साथ मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और पहली चीज जो मैंने देखी वह मेरे सामने चौड़ी छत थी। फिर मैंने धीरे से अपने कमरे के चारों ओर देखा। ये साफ था और अंदर का हिस्सा विशाल था। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मुझे याद है कि मैं सोने के लिए बहुत घबराया हुआ था। मैं पहली बार इतने आलीशान कमरे में सो रहा था। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं जिस बिस्तर पर सो रहा था वह इतना बड़ा था कि उस पर 5 लोग सो सकते थे और फिर भी ज़्यादा जगह थी। लेकिन अब जब मैंने यहाँ कुछ हफ्ते बिता लिए हैं तो मुझे इसकी आदत पड़ने लगी है, जिससे एक बार फिर मुझे असहजता महसूस होने लगी। मैंने सोचा कि क्या मैं बहुत ज़्यादा आरामदेह हो रहा हूँ। एक छोटी सी जम्हाई लेकर और हाथ हिलाकर मैं धीरे से बिस्तर से उठ गया। कपड़ों का एक सूट चुनने के लिए अपनी अलमारी की ओर बढ़ा। चूंकि आज राजकुमारी के आगमन का दिन है, इसलिए मेरे पास इस अवसर के लिए उपयुक्त कुछ पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही मैंने कपड़ों की सूची बनाना शुरू कर दिया। अलमारी में मौजूद कपड़ों को देखने के बाद मैंने 2 अलग अलग सूट चुने। पहला सूट वह था जिसे मुझे सुबह उनके आने पर पहनना था और दूसरा वह जिसे मुझे दोपहर में भोज शुरू होने के समय पहनना था। इसके साथ ही मुझे पूरी तरह से तैयार होने में कुछ मिनट लग गए। अब मैंने नीली कॉलरलेस शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। हालांकि ये दिखने में बहुत स्टाइलिश था, लेकिन इसे पहनकर घूमना भी बहुत आसान था। चूंकि यह राजकुमारियों का पुनर्मिलन था, इसलिए मेरे लिए बहुत भारी कपड़े पहनने का कोई कारण नहीं था। भोज के दौरान मुझे पूरी तरह तैयार होना होगा। मैंने थके चेहरे से सोचा। ये कहकर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद बाहर निकलते समय संयोग से मेरी मुलाकात राजकुमारी स्कारलेट से हो गई। ओह, हे राजकुमारी, मैंने थोड़ा आश्चर्यचकित स्वर में कहा। हारुतो, सुप्रभात, उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। उसने घुटनों तक की छोटी गुलाबी स्कर्ट पहन रखी थी। उसके लाल बाल सीधे उसकी पीठ तक लटक रहे थे। मैं उसकी खूबसूरती देखकर हैरान था। हालांकि अब मुझे इसकी आदत हो गई होगी। जी सुप्रभात, राजकुमारी, उद्धरण चिन्ह। मैंने घबरा कर कहा। तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझे राजकुमारी कहकर पुकारने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारे जाने से कोई परेशानी नहीं है। हालांकि दूसरों के साथ होने पर यह एक गलत कदम होगा, लेकिन अकेले होने पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओह, ठीक है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो स्कारलेट।
मैंने कुछ शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। दूसरी राजकुमारी को उसके पहले नाम से पुकारने की अनुमति एक बहुत बड़ा सम्मान है। रिकॉर्ड के अनुसार केवल किसी उच्च पद वाले व्यक्ति को ही राजकुमारी को उसके नाम से पुकारने का विशेषाधिकार हो सकता है, और तब भी उस व्यक्ति को पहले राजकुमारी की अनुमति लेनी होगी। मुझे आश्चर्य है कि उसने मुझे ऐसा सम्मान दिया। हालांकि ये बुरा होगा अगर कोई मुझे खुलेआम उसके नाम से पुकारते हुए सुन ले। मुझे यकीन है कि कई लोग इसे मेरे जैसे एक अज्ञात पृष्ठभूमि वाले आम आदमी के लिए अपमान के रूप में देखेंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया कि अब से मैं स्कारलेट के साथ अधिक सावधानी से व्यवहार करूंगा। तो स्कारलेट, क्या अब हमारे जाने का समय हो गया है? हाँ, वे अगले कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएंगे, उसने चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ कहा। इस प्रकार हम दोनों शाही महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। सुनहरे महल के द्वार के दाएं और बाएं दोनों तरफ खुल गए थे। दोनों तरफ शूरवीर खड़े थे। राजा से लेकर शाही परिवार का हर सदस्य मौजूद था जो महल के मुख्य द्वार के सामने खड़ा था। रानी निश्चित रूप से राजा के बगल में खड़ी थी और अपनी बेटियों को फिर से देखने की अपनी खुशी को दबा रही थी। राजकुमारी स्कारलेट राजा के दाईं ओर खड़ी थी और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी बहनों का स्वागत कर रही थी। मैं निचले दर्जे के रईसों के साथ खड़ा था जो शाही परिवार से कुछ मीटर की दूरी पर पीछे खड़े थे, क्योंकि शाही परिवार के साथ खड़ा होना थोड़ा अजीब होगा। कुछ मिनट बाद शाही परिवार के प्रतीक चिन्ह के साथ एक भव्य घोड़ागाड़ी नजर आई। गाड़ी के पहियों की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई जब तक गाड़ी गेट के प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंच गई। सभी शूरवीरों ने गाड़ी की ओर झुककर प्रणाम किया। लाल सुनहरे रंग की गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक बटलर जो 40 के दशक के आखिर में दिख रहा था, काले रंग का सूट पहने हुए गाड़ी से बाहर आया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर उसके हाथ को एक युवा खूबसूरत लड़की ने धीरे से पकड़ लिया जिसके चमकीले लाल बाल और गहरी लाल आंखें थीं जो स्कारलेट के समान थी। हालांकि उसका व्यवहार अलग था। कोमल स्कारलेट के विपरीत उसकी आंखें बहुत भयंकर और तीखी थीं। उसके लंबे लाल बाल पीछे से एक पोनीटेल में बंधे थे और उसके बालों के किनारे एक फूल क्लिप थी। उसकी लंबी पीली पोशाक उसके पैरों को पूरी तरह से ढक रही थी। वह अपनी किशोरावस्था के आखिरी दौर में लग रही थी। एक बार जब वह नीचे उतरी तो उसने हल्का सा झुककर प्रणाम किया। फिर वह गाड़ी के किनारे चली गई ताकि जगह बनाई जा सके ताकि दूसरे लोग नीचे उतर सकें। बटलर ने फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे एक छोटी लड़की ने पकड़ लिया जो शायद किशोरावस्था में थी, बिल्कुल शाही परिवार की तरह। उसके चमकीले रेशमी लाल बाल और गहरी लाल आंखें थीं। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी एक छोटे बच्चे की मासूमियत बनी हुई थी। हालांकि उसका व्यवहार एक अनुभवी राजघराने जैसा था। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसने अपना सिर हल्का सा झुकाया। आप दोनों का स्वागत है। मुझे आशा है कि आपकी यात्रा मजेदार रही होगी। उद्धरण चिन्ह। राजा अल्मोस ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। अब वह देश के राजा की तरह नहीं दिखते थे। अब उनमें एक प्यार करने वाले पिता की छवि थी। हाँ, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद पिताजी। हमने बहुत अच्छा समय बिताया, छोटी वाली लड़की ने चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। मुझे आप दोनों को अच्छे स्वास्थ्य में देखकर खुशी हो रही है। मैं अलबत्ता में आपके जीवन की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक हूँ। रानी एनी ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल, मैं तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताऊंगा, छोटी लड़की ने उत्साह से कहा। फिर वे दोनों अपना ध्यान स्कारलेट की ओर मोड़ते हैं जो थोड़ी दूरी से उन्हें घूर रही थी। हिनाता, राचेल, आपका स्वागत है, स्कारलेट ने कहा जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ी। दोनों बहनें मुस्कुराए और उन्होंने स्कारलेट को सामने से गले लगा लिया। यह एक खुशी भरा नजारा था जिसे राजा और रानी दोनों ने एक प्रसन्न माता पिता की अभिव्यक्ति के साथ देखा। जहां तक रईसों का सवाल है, उन्होंने दूर से देखने का फैसला किया, लेकिन किसी में भी शाही बहनों के बीच पुनर्मिलन को बाधित करने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, अब हमें शाही महल के अंदर वापस जाना चाहिए, उद्धरण चिन्ह। राजा ने सुझाव दिया। चूंकि अभी सुबह का समय था, इसलिए बाहर अभी भी ठंड थी। मैं सहमत हूँ। हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, इसलिए अभी के लिए अंदर जाना ही बेहतर है। इस प्रकार सभी लोग वापस शाही महल के अंदर चले गए। उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सिंहासन कक्ष में होने वाली थी क्योंकि राजा अलबत्ता साम्राज्य के मामलों के बारे में बहुत उत्सुक था। अंतर्वस्तु डी। अंधेरा। सेटिंग। अनुप्रयोग। सिंहासन कक्ष में अब शाही परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे और उच्च पदस्थ कुलीन लोग भी मौजूद थे। राजा ने पहली सीट ली, जबकि रानी ने दाईं और दूसरी सीट ली। पहली राजकुमारी हिनाता ने उसके बगल में तीसरी सीट ली, जबकि स्कारलेट ने उसके बगल में चौथी सीट ली। राजकुमारी राचेल ने 5वीं सीट ली।
जहां तक रईसों की बात है तो उच्च पद वाले आगे खड़े होते हैं जबकि निम्न पद वाले पीछे खड़े होते हैं। एक और बैठक हो रही थी। हालांकि कमरा तनाव से भर गया था क्योंकि अब शाही परिवार का हर सदस्य मौजूद था। तो अब ये बैठक शुरू होगी। राजा ने ऊंची आवाज में घोषणा की। अध्याय 13 अलबटा के मामले। सिंहासन कक्ष के अंदर अब अलबटा साम्राज्य के बारे में चर्चा हो रही थी, जिसने अब आसपास के देशों से संबंध तोड़ लिए हैं। यह न केवल शाही परिवार के लिए बल्कि कुलीनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अलबटा जैसा प्रतिष्ठित साम्राज्य देशों से संबंध क्यों तोड़ेगा। यदि अलबटा साम्राज्य ने अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक वतनबे साम्राज्य के साथ संबंध तोड़ लिए होते तो वहां जो कुछ भी हुआ वह अत्यंत अप्रिय रहा होता। राजा ने मन ही मन सोचा। आखिरकार उनके राज्य लंबे समय से उनके राज्य के साथ गठबंधन में थे। दोनों राज्यों के बीच कभी कोई दुश्मनी नहीं हुई, तो आखिर इस गलतफहमी का कारण क्या है? राजा ने सोचा। पहली राजकुमारी, जो रानी के सामने तीसरी सीट पर बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई। फिर वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए सिंहासन के सामने की ओर चली गई। कृपया मुझे शुरू से अंत तक समझाने की अनुमति दें। उद्धरण चिन्ह। उसने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा। ठीक 1 महीने पहले जब राचेल और मैं पहली बार अलबटा किंगडम की ओर गए थे, हमने महसूस किया कि किंगडम में प्रवेश करने की सुरक्षा सामान्य से कहीं ज्यादा कड़ी थी। जब हम एक गार्ड के पास गए और पूछा कि वे प्रवेश के बारे में इतने सतर्क क्यों थे, तो हमें बताया गया कि राजा की लगभग हत्या कर दी गई थी। उद्धरण चिन्ह। हिनाता ने व्यथित भाव से कहा। इसके साथ ही कमरे में सन्नाटा छा गया। ये जानकारी इतनी चौंकाने वाली थी कि कमरे में मौजूद हर कोई उसकी बातों को सुनकर अपनी सांसें रोककर बैठ गया। रईसों के चेहरे पर अविश्वास का भाव था कि बहुत कम लोग इतने बहादुर होते हैं कि वे राजा पर हमला कर सके, खास तौर पर शाही महल के अंदर। जो लोग ऐसा करते हैं वे या तो अपनी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं या फिर बिल्कुल बेवकूफ। राजा ने पहले ही ऐसी परिस्थिति के बारे में अनुमान लगा लिया था, हालांकि वास्तविकता जानकर वह भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये समझ में आता है कि वे इतने सतर्क क्यों हैं। राजा ने थोड़े दुखी स्वर में कहा कि आखिरकार वह अलबटा राज्य के राजा के बहुत अच्छे मित्र थे। हाँ, मुझे यकीन है कि अलबटा राज्य इस समय काफी घबराया हुआ होगा। रानी ने अपने चेहरे पर एक काली छाया के साथ कहा। लगता है कि इस खबर ने उसे बहुत गहरा झटका दिया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना साहसी होगा कि वह खुद राजा के पीछे पड़ जाएगा। स्कारलेट के चेहरे पर भी एक परेशानी भरी झलक जहां वह बैठी थी। हिनाता उस देश का राजा है, ठीक है? वह असामान्य चिंतित स्वर में पूछता है। हाँ, कृपया निश्चिंत रहें। हत्या केवल एक प्रयास था। राजा की रक्षा करने वाले शूरवीरों में से एक हत्यारे को वश में करने में सक्षम था। हिनाता ने उन्हें आश्वस्त किया। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि कोई बुरी घटना नहीं घटी। राजकुमारी, क्या उन्हें हत्यारे से कोई जानकारी मिली? ड्यूक बेकेट अपना प्रश्न पूछने से पहले राजकुमारी से अनुमति लेने के लिए धीरे से अपना हाथ उठाते हैं। दुर्भाग्यवश हत्यारे ने कोई भी उपयोगी जानकारी प्राप्त करने से पहले ही आत्महत्या कर ली। उद्धरण चिन्ह। हिनाता ने उदास होकर कहा। अब जब हत्यारा मारा गया तो अलबटा राज्य के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हत्यारा कौन था या वह कहां से आया था। इस कारण राज्य ने यह निर्णय लिया कि सबसे सुरक्षित विकल्प यही होगा कि आसपास के राज्यों के साथ अपने संबंध तोड़ दिए जाएं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनका असली दुश्मन कौन था। ईमानदारी से कहूं तो ये परेशान करने वाली बात है। आखिर एक के बाद एक इतने संकट क्यों शुरू हो रहे हैं? राजा ने मन ही मनाह भरते हुए सोचा। मुझे आश्चर्य है कि राजा की हत्या करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। ये किसी छोटे समूह या किसी संगठन से नहीं हो सकता। रानी ने चिंतन भाव से अपने हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखते हुए कहा। हाँ, हो सकता है कि यह वही समूह हो जिसने राजकुमारी स्कारलेट पर हमला किया था। काउंट ने अप्रसन्नता से कहा। रशेल चुपचाप अपने सामने हो रही बातचीत सुन रही थी, लेकिन जब उसकी बड़ी बहन पर हमले की बात आई तो वह तुरंत सदमे में आ गई। इसी तरह हिनाता ने भी अपनी बहन पर हमले का जिक्र करते हुए अपनी आंखें बड़ी कर लीं। हाँ, कुछ सप्ताह पहले स्कारलेट पर एक गली में 2 गुंडों ने हमला किया था। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले एक जासूस की भी उस पर नजर थी। अंतर्वस्तु। राजा ने उनके चिंतित चेहरे को देखकर समझाया। स्कारलेट, तुम ठीक तो हो ना? वह चिंतित भाव से पूछती है। रेचल भी चिंतित भाव से उसकी ओर देखती है। अंधेरा। हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हारुतो उस समय मुझे बचाने में सक्षम था। उसने चेहरे पर आश्वस्त मुस्कान के साथ कहा। सेटिंग।
उसका शब्द सुनकर हिनाता का चेहरा थोड़ा चमक उठा, लेकिन फिर जब उसने अपरिचित नाम सुना तो उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति आ गई। हारुतो, अनुप्रयोग। रशेल ने अपना सिर झुकाते हुए अजीब तरीके से अपरिचित नाम का उच्चारण किया। हाँ, हारुतो ही वह व्यक्ति है जिसने स्कारलेट को उसके दुर्भाग्य से बचाया था। उसके कर्मों के कारण उसे यहाँ रहने का इनाम गिला है जब तक कि उसके पास जाने के लिए कोई स्थान न हो। उद्धरण चिन्ह। राजा ने कहा, क्या ऐसा है? अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। हिनाता ने कहा, क्या वह कहीं से कोई प्रसिद्ध रईस है? रशेल उत्सुकता से पूछती है। नहीं, वह कोई कुलीन या कुछ और नहीं है। वह तो बस एक आम आदमी है। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट ने अजीब ढंग से कहा कि उसे पता था कि उसकी छोटी बहन सामाजिक स्थिति को बहुत महत्व देती है। क्या आप किसी अनजान चूहे को शाही महल के अंदर क्यों जाने देंगे, जो केवल कुलीन वर्ग के लिए बना स्थान है? रशेल ने कहा, अरे, मुझे लगता है कि आप स्टेटस को बहुत अधिक महत्व देते हैं। हारुतो एक आम व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह एक अच्छा व्यक्ति है। मुझे यकीन है कि यदि आप उससे बात करने के लिए कुछ समय निकालेंगी तो आप उसे पसंद करेंगे। वह अच्छा व्यक्ति है या नहीं, ये बात गौण है, भले ही उसने बड़ी बहन को बचाया हो। क्या आप उसे कुछ पैसे या कुछ और नहीं दे सकते थे? उसके यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है न? रशेल ने नाखुश चेहरे के साथ कहा। राचल, कृपया रुक जाओ, तुम्हारे नखरे करने का कोई कारण नहीं है न? अगर पिताजी ने कहा है कि ठीक है, तो ठीक है, समझे? कृपया अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। हिनाता ने गंभीर स्वर में कहा कि उसकी आंखें अत्यंत तेज थीं जब वह अपनी छोटी बहन को देख रही थी। हाँ, मैं समझ गया। रेचेल ने अपना सिर नीचे झुका लिया और उसके चेहरे पर शिकन आ गई। अपनी आवाज की गंभीरता के बावजूद हिनाता जानती थी कि रेचेल वास्तव में अपने परिवार की परवाह करती है और वह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में चिंतित थी। तब हिनाता के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पहरेदारों ने धीरे से दरवाज़ा खोला और नौकरानी की वर्दी पहने एक खूबसूरत महिला सामने आई। उसने अपना सिर शालीनता से झुकाया। आपकी बैठक में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपका नाश्ता तैयार है। नौकरानी ने कहा, ठीक है, हम अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम अपनी पिछली बातचीत जारी रखेंगे।